जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती दोस्तों जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं तो 19,838 भर्ती को देख रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोग दो तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि जो हमारा थ्योरी है उसी पर हम काम कर रहे हैं कि मतलब 50% पहले आपको क्या कर रहे हैं तो आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है दोस्तों उसको कवर करा रहे हैं। थ्योरी भले ही आपको हम डीप नॉलेज नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम था। एक महीने से आप हमसे जुड़े हुए हैं तो एक महीने में हम आपसे किए थे कि एक महीने में जिम्मेवारी लिए थे कि एक महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वही सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अपना सिलेबस कवर करना है दोस्तों। तो एग्जाम के बाद क्या कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों टॉपिक वाइज साथ साथ उसका PYQ MCQ जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं दोस्तों सब कराएंगे, ताकि आप जब भी किसी भी एग्जाम का दोस्तों मॉक टेस्ट बनाइएगा दोस्तों तो आसानी से आप उसमें जीएस को कवर कर लीजिएगा। और बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जीएस उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करें, जीएस पे हम अपना अच्छा पकड़ बनाने के लिए आपको हम क्यूब तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं जीएस का निचोड़ ला करके, और आपका जो PYQ सीरीज है दोस्तों उसको ला करके। तो हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का, याद रखिएगा बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का दोस्तों दो तरीके से कर रहे हैं, जैसा कि बताएं कि पहले थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं तो PYQ कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग का केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, आज हमारा पार्ट 2 है दोस्तों। कोशिश करेंगे आज हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमारा बायोलॉजी और हिस्ट्री बचेगा और इकोनॉमिक्स बचेगा। तो उस पर भी दोस्तों जो हमारे पास समय है 2 सप्ताह का उसमें कोशिश करेंगे कवर कर ले दोस्तों। तो हमारे वीडियो में जो बच्चे नए आए हैं, जो भाई बहन नए आए हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक सूचना है, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में कंटेंट मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर के 2 प्लेलिस्ट हम बनाए हैं जो खासकर उसको आपको देखना है। एक जीएस का निचोड़ बना हुआ है और एक आपका बना हुआ है बिहार पुलिस बिहार दरोगा का PYQ सीरीज दोस्तों। और साथ साथ आपको बिहार स्पेशल करना है तो बिहार स्पेशल का आपका 8 से 9 वीडियो मिल जाएगा। उतना अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तब ज़्यादा नहीं है, वो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, उसमें उतना कर लीजिएगा तो आपका उसमें बिहार स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 5-6 दोस्तों वो आसानी से उसको आप कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। कल हमारा दोस्तों हो चुका था 181 तक हो चुका था। आज हम लोग केमिस्ट्री में कोशिश करेंगे कि उसको खत्म कर दें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक धनात्मक मतलब पॉजिटिव जो तत्व होता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, तो ये सीजियम है दोस्तों। सीजियम जिसको हम लोग CS से डिनोट करते हैं, ये धातु है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है तो 55 होता है। क्या होता है 55, याद रखिएगा। ये ज़्यादा आपको धनात्मक होता है। वही ऋणात्मक बोलेगा दोस्तों तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ऋणात्मक तत्व बोलेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा जो आपका अधातु है। आगे दिया आपको कि यहाँ पर कि बेरियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में यहाँ 4 जो तत्व दिए हैं, किसकी द्वितीय आयनन विभव अधिक होती है। द्वितीय आयनन विभव मतलब दोस्तों आपके अधातु उपधातु होते हैं उसके होते हैं, जो आपके धातु होते हैं दोस्तों उसका द्वितीय आयनन विभव अधिक नहीं होता। तो इसमें आपको पता करना होगा कौन आपका अधातु या उपधातु है। तो बेरियम दोस्तों धातु है आपका। बोरॉन क्या है, बोरॉन आपका उपधातु है। मैग्नीशियम आपका धातु है। एल्युमिनियम आपका धातु है। तो जो बोरॉन देख रहे हैं, बोरॉन क्या है आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। पढ़ते होंगे आपको 20 तक हम बोले थे कि 20 तक का एलिमेंट याद रखिएगा, तत्व याद रखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन बोलते हैं। तो बोरॉन क्या है आपका उपधातु, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं उन तत्वों को समूह को छाटिए जिसमें क्या धातु है। तो पहले देखिए इसमें कौन कौन सा आपको दिख रहा है। जैसे कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन आपका धातु है, मतलब ये गैस है तो अधातु है। यहाँ पर देखिएगा तो ये ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है जो द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। Br याद रखिएगा उसका संकेत है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, गैस है, तो ये भी क्या हो गया आपका धातु हो गया। उसके बाद इसमें देखिए तो आपका ये अधातु हो गया, ये अधातु इसमें तो हो गया, लेकिन आपको धातु वाला ग्रुप बोल रहा था। धातु वाला ग्रुप हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा और आपका ये सोडियम है। चारों क्या दोस्तों आपका धातु वाला ग्रुप है। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो धातु क्या करते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर के दोस्तों ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति किसमें होती है तो कैल्शियम होती है। क्या होती है, कैल्शियम में। कैल्शियम तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके दोस्तों बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम के बाद आपका होता है एल्युमिनियम का, फिर मतलब ऑप्शन के हिसाब से क्या एल्युमिनियम का, फेरस का, फिर दोस्तों हमारा होता है Ag मतलब कि आपका चांदी का दोस्तों। हैलोजन का दिया, हैलोजन मतलब कि जो वर्ग 17 के हैं, वर्ग 17 को हम लोग हैलोजन बोलते हैं और वर्ग 18 को बोलते हैं हम लोग अक्रिय नोबल गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। याद रखिए क्योंकि इसको किसी भी अन्य जो एलिमेंट है तत्व है उससे कोई लेना देना दोस्तों नहीं है, क्योंकि पहले से ही क्या है ये भगवान इसको स्टेबल बना करके भेजे, मतलब इसको सरकारी नौकरी देकर के दोस्तों भेजें, इसलिए इसको किसी से लेना देना नहीं है। अगर बोलेगा दोस्तों सर इसमें कौन कौन से आते हैं तो आपका हीलियम आता है जिसका अष्टक पूरा होता है, जिसका जो बाहरी कक्षा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो पूरा कर ले रहता है दोस्तों ये अपना। तो हीलियम हो गया आपका, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब रेडॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, सब क्या है दोस्तों आपका। तो ये 18 वर्ग में निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, जीरो गैस बोलते हैं। और वर्ग 17 दोस्तों इसको बोलते हैं हैलोजन। इसको क्या चाहिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन उधार चाहिए। इसके घर के लास्ट का जो कक्षा होता है, लास्ट कोष जो होता है आपका, उसमें दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इसको चाहिए कितना, 1 चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर आपका हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है आपको यहाँ बताना है, मतलब कि बंधुता क्रम क्या होता है, क्रम आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के बाद आपका क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है, याद रखिएगा ये आपका, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग, सॉरी सॉरी रुकिए रुकिए रुकिए, क्या पूछा था आपसे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, अच्छा अच्छा रुकिए 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 रुकिए, नहीं नहीं, क्लोरीन ये तो आपका नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन पहले होगा, क्योंकि क्लोरीन को क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से प्यार। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार किसको होता है, तो आपका होता है दोस्तों क्लोरीन को। उसके बाद होता है ब्रोमीन, फिर होता है फ्लोरीन को होता है, फिर आपका ब्रोमीन, फिर लास्ट में होता है आयोडीन को। ये इलेक्ट्रॉनिक बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लगाव किसको होता है, तो ये क्लोरीन को, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, तो मिस्टेक हो गया था। आगे याद रखते हैं, आघात वर्धनीय तन्य तत्व कौन है। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आघात वर्धनीय तन्य कौन होता है, तो सोना होता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ सोना नहीं दिया, सोना का संकेत क्या होता है, तो एयू होता है, चांदी का एजी होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ हमको एयू और एजी नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए और कौन धातु है जिससे हम लोग तार बना सकते हैं, तो सोडियम से तो नहीं बना सकते हैं, ये तो आपका धातु हो गया। और इससे हम पोटेशियम से नहीं बना सकते, किससे बना सकते हैं, तो देखते होंगे एल्यूमिनियम का तार। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 4 ऑप्शन में कौन है दोस्तों आपका, ज़्यादा तन्य और आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय मतलब पीट पीट के पतला से पतला चादर बनाना होता है। अब आधात्मिक यौगिक का उपयोग हम लोग देख लेते हैं। अब जिसको देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के लिए उपयोग के लिए स्नेहक। अब स्नेहक समझना है क्या, तो स्नेहक मतलब होता है जो दो मशीन होते हैं उसके बीच में जो घर्षण होता है बीच में दोस्तों, तो उस घर्षण को कम करने के लिए उसको जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्नेहक। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन का प्रूफ है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इसको याद रखिएगा। फिर आगे दिया कि सफ़ेद और लाल फास्फोरस निम्न में से किसके प्रत्येक में सत्य है सिवाय, मतलब यहाँ पर दिया है आपको बताना है इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर 3 जो दिया है आपको, हम विकल्प सही है, एक जो विकल्प दिया दोस्तों क्या गलत है वो आपको बताना है। तो ये जो आपको देख रहे हैं जिसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, ये क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलयशील होता है, तो ये विलयशील नहीं होते हैं। सफ़ेद लाल फास्फोरस इसमें आपका विलयशील नहीं होता। ऑप्शन क्या हो आपका, एक गलत है, बाकी आपका सब सही है। आगे है कि प्रशीतक, प्रशीतक मतलब जो कोई वस्तु ठंडा रखने के लिए काम किया जाता है, तो प्रशीतक में आप समझिए फ्रिज बोलिए। फ्रिज में आपका जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली गई जाने वाली गैस कौन होती है, तो फ्रिज में दोस्तों ठंडा रखने के लिए फ्रीऑन होता है, तो फ्रीऑन तो दिया नहीं यहाँ पर, तो अमोनिया गैस का भी इस्तेमाल दोस्तों किया था। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी था, उस सबको बंद कर दिया गया। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन का दोस्तों अप्रूव है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अप्रूव है। ये हीरा क्या है दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ है, धरातल का सबसे कठोर पदार्थ है, और इसकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट का क्या होता है, ये आपका षटकोणीय होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन और इसके अप्रूव होते हैं। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है, ये चतुष्फलकीय होता है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है सबसे चतुष्फलकीय होता है दोस्तों, ये बहुत ही क्रियाशील होता है। इसको अगर हवा के संपर्क में आता है तुरंत, तो तुरंत क्या होता है, जल उठता है। जो रॉकेट प्रणोदक होता है, जो रॉकेट दोस्तों आपका करता है अंतरिक्ष में क्या होता है, उड़ान भरता है दोस्तों, तो उसमें सफ़ेद फास्फोरस ही उसमें लगाया जाता है दोस्तों। ये स्वतः ही जल उठता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे कौन सा ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में, शुष्क बर्फ का फार्मूला बताया था, क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पर, CO2 है, CO2 है। आगे हम लोग का है हैबर प्रक्रम से क्या बनाते हैं, तो हैबर विधि से दिमाग में डाल लीजिएगा, अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है, NH3 अमोनिया का। यहीं पर अगर 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा अमोनियम। अमोनिया का होता है NH3, यहाँ पर 4 आ जाएगा तो अमोनियम हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हैबर विधि कहलाती है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हमारा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन, ये तत्व सबसे ज़्यादा आपको ब्रह्मांड में देखने के लिए मिलता है। वहीं वायुमंडल बोलेगा तो आपका आंसर क्या होता है, ऑक्सीजन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन ब्रह्मांड की बात कर रहा है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में रहता है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला है, मतलब कि ठोस में ज़्यादा घनत्व रहता है उसका, और जब वो द्रव बनता है तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो इसमें कौन सा है, तो दोस्तों ये जल है। क्या है, जल। जल जो है दोस्तों ठोस में रहता है, बर्फ बनता है तो क्या होता है, ज़्यादा घनत्व होता है। घनत्व का मतलब बता दिए थे कि अपने हाथ को क्या कीजिए, उसमें हिलाइए, मतलब आगे पीछे कीजिए। तो जिसमें आपका हाथ तेज़ी से घूम रहा है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, ज़्यादा कम घनत्व होता है। जिसमें नहीं, ज़्यादा तेज़ी से नहीं घूम रहा है, वो घनत्व कम होता है। आपको बर्फ़ में घुमाने के लिए बोलेंगे तो बर्फ़ में कहिएगा शरीर तो बहुत ज़्यादा घनत्व है, पानी में थोड़ा सा डुला सकते हैं लेकिन बर्फ़ में नहीं। तो ये क्या है, जल आपका। ये बाकी आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये गैस है, गैस ये गैसीय अवस्था का है, ये द्रव अवस्था का है, क्योंकि ठोस तो है नहीं, इसको हम ठोस बना सकते हैं, याद रखिएगा।
आगे है कि पानी के पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। क्यों? तो पीने के पानी में क्लोरीन इसलिए मिलाई जाती है ताकि पानी क्या शुद्ध हो जाए, मतलब कीटाणु मुक्त हो जाए, इसलिए हम लोग पीने के पानी में क्लोरीन को मिलाने के लिए शुद्ध करते हैं। सभी अम्लों में फ़ायदा होता है। सभी अम्लों में याद रखिएगा क्या होता है, हाइड्रोजन जरूरी होता है। कोई भी अम्ल लिखिएगा उसका फॉर्मूला HCl लिखिए, कुछ भी लिखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अम्ल को अगर हम जल में घोलते हैं तो क्या करता है, H+ आयन देता है। ये याद रखना है आपको। आते हैं हम लोग जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते कहलाते हैं। मतलब जिसमें वो पानी के बारे में पूछ रहा है, वह जल जिसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम घुले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कठोर जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कठोर। जल भी दो तरह के होते हैं, कठोर जल होते हैं आपके। कठोरता भी दो तरह का होता है, एक अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई जो होता है उसको बस उबाल दीजिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अस्थाई होता है, जो परमानेंट होता है, उसको खटाने के लिए तो कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। किसका उपयोग लेड में हम लोग लेड पेंसिल बनाने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल में जो देखते हो शीशा जो लगता है, जिसको काला शीशा कहते हैं, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, याद रखिएगा। इसके आविष्कारक भी क्या थे? लेड पेंसिल का आविष्कारक आपके 1564 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे कार्बन नैनो ट्यूब में निम्नलिखित में किस संरचना परिवार का सदस्य है? किसका है? तो ये फ्लोरीन का है। फ्लोरीन जो आपका कार्बन का क्या अपरूप है, इसी का फॉर्मूला होता है C60। ये फुटबॉल की आकृति का होता है। इसका आकृति क्या होता है? फुटबॉल मतलब कि पिंजरा टाइप का होता है। किसका? तो ये फ्लोरीन का, याद रखिएगा। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो इसको दिमाग में डाल लीजिएगा कि यूरिया का फॉर्मूला पहले क्या होता है, आपको बता दिए थे, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। अब यहाँ पर यूरिया में क्या है, आपको नाइट्रोजन पूछा। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब इसके भार कितना होता है, पूरा का योग निकाल करके, मतलब इसका पूरा का एटॉमिक मास निकाल करके उसमें नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है दोस्तों, वो बताना है। मतलब कि नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 होता है। और यहाँ पर ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब 24, कितना हो जाएगा, 24 को ऊपर रखिएगा। और बाकी ये 24 हो गया, बाकी जो निकालिएगा ये सबको, ये आपका NH2 मतलब 2 हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। ये कार्बन हो गया आपका। नाइट्रोजन का तो 14 होता है ना, नाइट्रोजन का तो 14 होता है, याद रखिएगा। 14 14 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपका। और बाकी जो बचेगा उसको आपको जोड़ करके नीचे लिखिएगा, प्रतिशत के लिए 100 निकालिएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 46। इसको याद रखिएगा। यूरिया में क्या होता है, तो यूरिया में आपका नाइट्रोजन 46% होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होते हैं? तो धातु के बारे में बात करेगा तो ब्रोमीन होता है। कभी कभी ब्रोमीन लिख करके लिख देगा Br, क्या लिख देगा, Br। तो धातु में द्रवावस्था में कौन होता है आपका, ये होता है ब्रोमीन। धातु में बोलेगा तो पारा, धातु में बोलेगा तो पारा, जिसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, थर्मोमीटर में देखते होंगे पारा। आगे हम लोग आते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि कार्बोंडम की संरचना कैसी होती है? तो कार्बोंडम की संरचना क्रिस्टलीय या सिलिकॉन कार्बाइड की तरह दोस्तों इसकी संरचना होती है। आगे हमारा है कि गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। किसका? तो दोस्तों ये गैमेक्सिन ब्लीचिंग पाउडर में आपको क्लोरीन देखने के लिए मिलेगा, इसका महत्वपूर्ण यौगिक है आपका, ये ध्यान देना है। आगे है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाने की प्रक्रिया बता दिए थे, हैबर विधि। क्या कहलाता है? वो हैबर विधि कहलाता है। हैबर विधि से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है दोस्तों 1:3 होता है। क्या होता है? 1:3 होता है। मतलब 1 भाग नाइट्रोजन का होता है, 3 भाग क्या होता है आपका, हाइड्रोजन का। तो नहीं लिखते हम लोग, देखिए यहाँ पर 1 भाग हो गया नाइट्रोजन, 1 यहाँ हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए, 3 हो गए। आगे है कि पानी को रोगाणु से मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो बता दिए थे हम लोग कि क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग आते हैं गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में निम्न से गैस कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलता है अमोनिया। क्या निकलता है? अमोनिया, याद रखिएगा। जब हमारे शरीर से मतलब कि हम लोग उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, तो यूरिया रहता है। यूरिया क्या होता है, तुरंत हवा के संपर्क में आकर दोस्तों बना लेता है कि आपका अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों दुर्गंध देना शुरू कर देता है। रंगीन पदार्थ को सल्फर डाइऑक्साइड को विरंजन का कारण क्या है? रंगीन जो पदार्थ होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 जो आपका है, वो विरंजन का कारण क्या है? तो ये दोस्तों अपचयन है। क्या है? अपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण है, याद रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन गैस ज्वलनशील है? तो ज्वलनशील गैस कौन है दोस्तों आपका? यह हाइड्रोजन है, जिसको हम भविष्य का ईंधन के रूप में जानते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि वह गैस जो नोबेल गैस है, नोबेल गैस मतलब बता दिए थे, जो वर्ग 18 में है, जिसको जीरो गैस, सक्रिय गैस कहते हैं, कौन है? तो हीलियम है। कौन है आपका? हीलियम। बाकी ये नोबेल गैस नहीं है, याद रखिएगा। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब आपका क्या है? तो आपका नोबेल गैस है। इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि आप एग्जाम में इस तरह से पूछता है। देखिए यहाँ पर जो 6 दिख रहे हैं आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये आपका रेडियोधर्मी रेडॉन। रेडॉन बताया था ये आपको वायुमंडल में नहीं होता है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आता है तो ये दोस्तों सक्रिय हो जाता है वायुमंडल में, इसको भी ध्यान देना है। हंसाने वाली गैस कौन है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है N2O, याद रखिएगा, N2O होता है इसका फार्मूला। अब आते हैं हम लोग आगे।
आगे हमारा है दोस्तों, आगे क्या है, तो हंसाने वाली गैस हम लोग का हो गया। अब 1 मिनट अपलोड हो रहा है। आगे है कि निम्नलिखित में धातु तत्व में धात्विक चमक होती है। किसमें धात्विक चमक होती है, तो आप पढ़े होंगे आयोडीन और ग्रेफाइट क्या अधातु है, लेकिन फिर भी क्या उसमें धात्विक चमक पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा अधातु हो जाएगा, ये आयोडीन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। क्यों ग्रेफाइट को इसलिए पेंसिल में प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें जब कागज़ पे लिखते हैं, मतलब पेज पर लिखते हैं, तो क्या करता है वो चिन्ह अंकित करता है, इसलिए हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं पेंसिल में। आगे है कि कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, इसमें से अक्रिय वही नोबेल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन नहीं है, तो सर नियॉन तो है, हीलियम भी है, आर्गन भी है, लेकिन हाइड्रोजन सर नहीं है, हाइड्रोजन आपका नहीं है, याद रखिएगा। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता वो कहलाता है अकार्बनिक यौगिक। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल में कार्बन होता है, अमोनिया में भी, सॉरी अमोनिया में कार्बन नहीं होता। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बाकी एस्टर हो गया मिथेन में, मिथेन का फॉर्मूला तो लिखते करते हैं CH4, जिसको मार्फ गैस बोलते हैं। देखिए कार्बन यहाँ पर है ना, तो ये आपका अमोनिया में कार्बन नहीं है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3 होता है, NH3। देखिए इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तब क्या हो जाएगा ये अकार्बनिक हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग धातु या धात्विक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। अपलोड हो रहा है, हाँ आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सर जिप्सम से बनता है। किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो बता दीजिए, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, CaSO4 होता है 0.2H2O, 2H2O। यही जिप्सम को आप 120 डिग्री के टेम्परेचर पे क्या कीजिए, गर्म कीजिएगा ना, तो ये जो 2H2O पानी है ना दोस्तों, पानी क्या होता है हाफ हो जाता है, बाकी सब वही रहेगा, लेकिन पानी क्या होता है हाफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या बोलते हैं CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। ये ध्यान दीजिएगा, समझिए गर्म करने पानी सूख गया आधा, ये देखिए दिखा टेम्परेचर दिया है, याद रखिएगा इसको भी, फार्मूला दोनों का याद रखिएगा, जिप्सम का भी है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता है एक। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर मतलब चांदी वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर डैश की परत चढ़ जाती है। किसकी, तो सिल्वर सल्फाइड, मतलब जो सल्फाइड होता है, सल्फर होता है, वो क्या करता है इससे दोस्तों क्रिया करके वो क्या करता है उस पर एक नया परत बना देता है दोस्तों, मतलब एक तरह से देखते चलो हमें जंग लग जाता है, उसी तरह समझिए कि सिल्वर में भी जंग लग जाता है, तो क्या बनाता है सिल्वर सल्फाइड दोस्तों बनाता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा है कि बेकिंग सोडा है, सोडियम क्या है, तो सोडियम दोस्तों, सोडियम मतलब बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का, मतलब खाने वाला सोडा का। ये क्या है आपका, ये रासायनिक नाम है इसका, क्या है रासायनिक नाम, कि बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम का फार्मूला बता दिए, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का फार्मूला सर बताएं आप, कि कैल्शियम मतलब कि CaSO4.2H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग का है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ दिया था, बता दिए थे। देखिए ये हमेशा पूछता है आपके एग्जाम में, एक सूत्र आपको तो रहता ही है, कम से कम याद रखिएगा, जो आपको याद रहता है वही रहता है, कोई डीप नहीं पूछ जाता है कि हाँ ये बताइए, जो आप पढ़ते हैं वही रहता है। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग आते हैं, किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो सोडियम मेटासिलिकेट का दोस्तों हम लोग उपयोग करते हैं, जो कोई उपकरण होता है उसको कीटाणु से मुक्त करने के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन मतलब टूथपेस्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों होता है उसका हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं टूथपेस्ट में हम लोग करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बता दिया था। सिल्वर ब्रोमाइड इनमें कहाँ है, तो देखिए ब्रोमीन यहाँ पर है और सिल्वर यहाँ, तो इसी को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में भी करते हैं, याद रखिएगा जिसको हम लोग। और एक ये भी याद रखिएगा जो आपका सिल्वर क्लोराइड उसको हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आगे है वॉशिंग सोडा के बारे में, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉरी सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बोलते। कैल्शियम कार्बोनेट आपका संगमरमर हो गया, तो वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं, दोस्तों ये आपका होता है क्या सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2, मतलब इसमें जल कितने अणु हैं, जिनके दोस्तों आपके 10 अणु होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बता दिए थे, ब्लीचिंग पाउडर आपका व्यंजक चूर्ण के बारे में फार्मूला क्या होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं धोवन सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं धोवन सोडा बोलते हैं, याद रखिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है उभयधर्मी होता है, क्या होता है दोस्तों ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको याद रखना आपको। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का देखते हैं, वेल्डिंग कहीं लोहा टूट जाता है तो उसको वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आयरन ऑक्साइड का और एल्युमिनियम का दोस्तों उपयोग करते हैं, इसका मिश्रण होता है, इसी से हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं। आगे है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, कौन सोखती है, तो उसमें क्या मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, क्या होता है मैग्नीशियम क्लोराइड
जो सोडियम क्लोराइड में जो कोई भी अशुद्धता होती है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक में क्या अशुद्धता है उसको सोखने के लिए उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग आते हैं। यहाँ पर आपको दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, इसको याद रखिएगा। शल्य क्रिया में पट्टिकों के रूप में, शल्य क्रिया मतलब कि जो टूटा फूटा होता है हड्डियों, उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। जो बताए ना ये आपका क्या बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4.12:2 होता है, उसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल दोस्तों करते हैं, याद रखें। कृत्रिम वर्षा में क्या किसका इस्तेमाल होता है? तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा में, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग का है, ये देखिए किसका सूत्र है तो बता दिए थे। ये आपका जिप्सम का, इसको गर्म कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। देखिए ये ज़्यादा से प्रश्न मतलब कि घुमा कर नहीं पूछता है बिहार पुलिस में, सिंपल पूछता है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। दांत के निर्माण में निम्नलिखित किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? दांत में किसका निर्माण ज़्यादा होता है? तो कैल्शियम का, क्योंकि अब दांत एक तरह से क्या हड्डी का ही रूप है दोस्तों, तो हमारे हड्डी में क्या पाता है? कैल्शियम पाता है, तो कैल्शियम की भूमिका ज़्यादा हमारे दांत में रहती है। निम्नलिखित सूत्रों में कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? चूना पत्थर कौन है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बता दिए थे। चूना पत्थर संगमरमर एक ही इसका होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जियोलाइट जिससे हम लोग जल को शुद्ध करने का भी काम आता है, याद रखिएगा। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है N2O Al2O3, ये स्टार्टिंग का याद रखिएगा। बाकी आपको जब देगा ऑप्शन तो वहाँ से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, जियोलाइट का। आगे हम लोग का कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। कच्चे मतलब जो धोते हैं, क्यों धोते हैं दोस्तों? क्योंकि उसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसलिए धोना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सब्जी लाइए तो उसको धो करके उबाल करके क्या कीजिए, खाइए। आगे है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए, जो आपका भोजन होता है उसको संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग परिरक्षण के रूप में करते हैं? तो किसका करते हैं? तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट का दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? पारद मतलब कि जो अगर किसी चीज़ को पारा में मिलाइएगा सिर्फ लोहा को छोड़ करके, वो क्या करता है? तो पारद बनाता है। तो कौन बनाता है? तो पारा। पारा ऑप्शन में दिया है भाई, पारा आपको दिया है तो क्या हो जाएगा? पारा आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। लोहा नहीं बनाता है, इसको हम अम्लगम बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? ये हाइड्रेट्स बनाने के कारण ये हाइड्रेशन होता है दोस्तों, इसमें ये ध्यान दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कैल्शियम आपका मतलब कि जिप्सम से बनता है, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले एक यौगिक मतलब कंपाउंड का सामान्य नाम क्या होता है? तो इसको कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, अन्य भाषा में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉस्टिक सोडा। से बेकिंग सोडा बोलते हैं ना खाने वाले सोडा को, इस तरह से कॉस्टिक सोडा दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को। बेकिंग सोडा, सोडियम क्या है? बेकिंग सोडा में धोवन सोडा को तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है ना भाई, खाने वाला सोडा की बात करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा रहेगा तब सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और खाने वाला सोडा है बेकिंग सोडा, तो दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फार्मूला आपका हो जाता है NaHCO3, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है हमारा, निम्न में से किसके उत्सर्जन में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो किसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है दोस्तों? जब ये हाइड्रोजन निकलता है मतलब बीटा किरण निकलता है ना, बीटा किरण निकलता है किसी भी तत्व से, एलिमेंट से, तो उसका परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या होता है? बढ़ता है। वही अल्फा निकलेगा दोस्तों तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? घटता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। कैसे क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे जब आपको बेसिक मतलब कि पढ़ाएंगे तब। अब ईंधन के बारे में देख लेते हैं। ईंधन क्या होता है? तो कोयला संसाधन का उदाहरण है। कोयला क्या है? तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय पता है, नवीकरणीय जिसको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से क्या कर सकते हैं दोस्तों? पुनः उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनवीकरणीय क्या होता है दोस्तों? जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्या होता है? खत्म हो जाता है, जिसको बनने में दोस्तों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है दोस्तों आपका अनवीकरणीय। तो कोयला क्या है आपका? अनवीकरणीय संसाधन है, इसको याद रखना है आपको। संपीड़ित मतलब संपीड़ित नेचुरल गैस कौन सी गैस होती है? तो इसमें दोस्तों आपका मीथेन होता है। CNG के बारे में बात कर रहा है, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो इसमें CNG इसका मुख्य घटक होता है। कौन अणुचुंबकीय और रंगीन दोनों है? अणुचुंबकीय भी है और रंगीन भी है। तो ये आपका VOSO4 आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये अणुचुंबकीय भी है और आपका रंगीन भी है, याद रखिएगा। आगे एक लकड़ी क्या है? तो लकड़ी दोस्तों आपका प्राथमिक ईंधन है। क्या है आपका? प्राथमिक ईंधन है, याद रखिएगा। इसके लिए बायोगैस एक उचित स्थानापन्न हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका जलावन की लकड़ी के लिए दोस्तों यह बायोगैस एक उचित मतलब इसके स्थान पर, याद रखिएगा, हो सकता है।
आगे हमारा है, आगे क्या है, तो भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो धान की खेत से आपका दलदल की हो गया, उससे हम लोग का मीथेन गैस निकलता है। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। CH4 इसका फार्मूला होता है। एलपीजी में कौन सी गैस होती है, तो आप पढ़ते आ रहे हैं, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो यहाँ पर ब्यूटेन दिया है, तो हम लोग ब्यूटेन को टिक करेंगे। इसको गंध के लिए मरकैप्टन मिलाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बायोडीजल इससे बनता है। बायोडीजल किससे बनता है, तो घास से बनता है। किससे बनता है आपका, तो घास से दोस्तों आपका बायोडीजल बनता है, इसको भी याद रखना है। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है। कोयला किससे बनता है, तो कोयला आपको कार्बोनाइजेशन से बनता है। किससे बनता है, कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया से आपका कोयला का निर्माण होता है। इसको बनने में लाखों करोड़ दोस्तों लग जाते हैं। यह अनवीकरणीय संसाधन है। आगे है हमारा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस CNG सबका मुख्य घटक क्या है दोस्तों, तो मीथेन याद रखिएगा। LPG का ब्यूटेन होगा, इसको दिमाग में डाले रखिएगा। आगे हमारा है धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो हाँ सर CH4 मतलब मीथेन निकलती है। क्या निकलती है, मीथेन निकलती है, ये भी याद रखना है। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस हम लोग मीथेन को दोस्तों कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। दलदल से आपका जो पशु जुगाली करते हैं उससे निकलता है, याद रखिएगा। कोयला किस प्रकार का चट्टान है, तो कोयला दोस्तों आपका अवसादी चट्टान है, क्योंकि इसका निर्माण अवसादों से होता है। अवसाद कहने का मतलब कि समुद्र हो गया आपका, या स्थल हो गया, स्थल पर जो जीव जंतु मरते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं दोस्तों, वो विघटित हो जाते हैं। उसके बाद उसमें एक प्रक्रिया चलती है, उष्मा ताप दाब से दोस्तों लाखों करोड़ों वर्ष के बाद आपका कोयला का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, अवसादी होता है। अवसादी मतलब कि जिसको हम लोग परतदार बोलते हैं। परत दर परत क्या होता है दोस्तों, बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कोयला अवसादी चट्टान, इसको अनवीकरणीय संसाधन के नाम से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। आगे कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर दिया है कि प्राकृतिक गैस में CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है, हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ये दोस्तों गलत है। क्या होता है, ये गलत है, याद रखना है आपको। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आपका ये प्राकृतिक गैस में तो क्या होता है, CNG होता है। क्या होता है उसमें, सॉरी, मीथेन का मिश्रण होता है, याद रखना है। एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या करता है, सस्ता हो, बिल्कुल सस्ता, सही है। कम प्रदूषण फैलाए, बिल्कुल सही है। उच्च उष्मीय मान हो, मतलब कि जलने पर जाता है, उष्मा ज़्यादा दे, तो ये उपयुक्त सभी आपका क्या होगा, सही होगा। आगे हम लोग आते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, 1 मिनट अपलोड हो रहा है। हाँ, कुकिंग गैस, कुकिंग मतलब जो LPG की बात कर रहा है, तो LPG में क्या होता है, 90% अधिक क्या होता है, तो ब्यूटेन दोस्तों होता है, और बाकी 10% अन्य गैस में आपका प्रोपेन होता है, याद रखिएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन। गोबर गैस का क्या होता है, जिसको हम लोग बायोगैस के नाम से जानते हैं, वो आपका मीथेन ही होता है, इसको भी ध्यान रखिए। CH4 इसका सूत्र है। प्रोड्यूसर गैस, 1 मिनट, प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। जल गैस बोलेगा दोस्तों तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये प्रोड्यूसर गैस के बारे में बात कर रहा है। आगे कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं, इसमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब कि जीवों के अंश से नहीं बना है। तो आप कोयला बनता है दोस्तों, बता दें कि जीवों के मरने से, पेड़ पौधे के मरने से दोस्तों एक साथ निर्माण होता है। पेट्रोलियम भी उसी में है आपका, प्राकृतिक गैस उसी में। तो ये तीनों के तीनों क्या है, अफादी चट्टान से मिलता है। तीनों के तीनों क्या, अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखिए क्या है, अनवीकरणीय, क्योंकि इसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल करने में हमको लाखों करोड़ साल दोस्तों लग जाता है। और ये जो यूरेनियम दोस्तों है, ये क्या है आपका, जीवाश्म ईंधन दोस्तों नहीं है, जीवाश्म से नहीं बना है। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थों के एक के बाद निकलते हैं, मतलब कि क्या क्या निकलता है। तो सबसे शुद्ध पदार्थ क्या होता है वो बताना है, उसके बाद सबसे अशुद्ध, मतलब पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम से आपका पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल दोस्तों बनता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन D दिया है आपको कि पेट्रोलियम से आपका नेफ्ता का तेल होता है, नेफ्ता होगा, डीजल हो गया, केरोसिन दोस्तों क्या होता है, प्राप्त होता है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा शुद्ध क्या प्राप्त होता है आपका, और पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल से आपके बाद नेफ्ता हो गया, डीजल हो गया, ये सब दोस्तों मिलता है अलग अलग तापमान पर। क्या करेंगे उसको, मतलब कि शुद्ध करते हैं तब दोस्तों। अब जो आपको देखते हैं ये क्या बोलते हैं, सड़क पर बनाने के लिए जो आप इस्तेमाल करता है कोल तार, जिसको हम लोग अलकतरा बोलते हैं, तो उस पर वही पेट्रोलियम से ही बनता है। और पेट्रोलियम का सबसे क्या होता है, निम्न स्तर का दोस्तों क्या होता है, पदार्थ होता है। निम्नलिखित में किस में चांदी नहीं है, इसमें चांदी किस में नहीं है, तो ये जर्मन सिल्वर है, इसमें दोस्तों चांदी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। हॉर्न सिल्वर में है दोस्तों, याद रखिएगा। मानिक सिल्वर में है, ये आपका लूनर कॉस्टिक में है, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो जर्मन सिल्वर नाम है, जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी नहीं है। इस तरह से आपके एग्जाम में आता है प्रश्न। इसमें से कौन मिश्र धातु नहीं है, मतलब कि मिला हुआ नहीं है, जो शुद्ध है, तो इस्पात मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें मिल कार्बन से आपका, लोहा से जो होता है, क्रोमियम से मिलकर बना होता है। जिंक दोस्तों आपका जो जेडन बोलते हैं, ये क्या है आपका शुद्ध तत्व है, मतलब कि एक एलिमेंट है। बाकी जो देख रहे हैं कांसा भी मिश्र धातु है। हड़प्पा काले बनाते थे लोग कांसा किससे, कॉपर और टिन से। पीतल पता है आपको कॉपर और जिंक से बनता है। तो ये जिंक क्या है दोस्तों, जिंक आपका
क्या मिश्र धातु नहीं। सिंपल याद रखिएगा, जो आवर्त सारणी में जो देखते हैं ना वो क्या मिश्र धातु नहीं है। तो आवर्त सारणी में जिंक का नाम पढ़ते होंगे, तो ये आवर्त सारणी में है, तो ये मिश्र धातु नहीं है। सोना में डैश, सोना में क्या मिलाया था, मतलब आपको पता है कि सोना क्या होता है, शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, तो उसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए उसको क्या बनाते हैं, तांबा या चांदी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कॉपर या सिल्वर को हम लोग मिलाते हैं। आगे, कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडेन नहीं होता है, मतलब जिंक नहीं होता है। तो बेल धातु होता है, उसमें दोस्तों जिंक नहीं होता कॉपर के साथ। बाकी पीतल में तो होता है कॉपर जिंक, जर्मन सिल्वर में भी होता है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, मतलब चांदी नहीं होता, याद रखिएगा। गनमेटल में भी आपका कॉपर जिंक होता है। आगे हम लोग आते हैं। आगे अम्लगम क्या है, तो अम्लगम बता दिए, पारा के साथ कोई धातु मिलकर बनाता है मिश्रण तो वो कहलाता है अम्लगम, लेकिन पारा के साथ दोस्तों आपका लोहा नहीं अम्लगम बनाता है, ये भी याद रखना है। गन मेंटल किसका मिश्र धातु है, तो गन मेंटल बता दिए आपका कॉपर जिंक और टीन का होता है। एसन किसका फार्मूला होता है, टीन का होता है, ये तीनों मिलकर बनते हैं गन मेंटल। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है दोस्तों, कौन मौजूद नहीं होता है, तो स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन दोस्तों नहीं होता, बाकी आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल, ये सबसे मिलकर के आपका स्टेनलेस स्टील बनता है, याद रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है, कार्बन का प्रतिशत सबसे कम किस में होता है, तो दोस्तों ये पीटवा लोहा, पीटवा जो आपका इस्पात होता है उसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, लगभग ये 0.003% होता है, याद रखिएगा। एक मतलब लोहा का ही प्रकार हो गया, लोहा एक कच्चा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, इस तरह से क्या होते हैं उसमें परिवर्तन करके दोस्तों उसमें कार्बन की मात्रा जैसे जैसे कम करते हैं दोस्तों उसमें शुद्धता बढ़ती जाती है। जो पीटवा लोहा होता है दोस्तों सबसे क्या होता है, शुद्ध लोहा माना जाता है, मतलब इस्पात बोल सकते हैं, माना जाता है। कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, मिश्र धातु एल्युमिनियम इसमें किस में होता है, तो मैग्नीशियम होता है, जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में बता दिए थे क्या होता है आपका, तो कॉपर होता है, जिंक होता है, ये कॉपर जिंक हो गया, इसमें भी कॉपर टीन होता है, लेकिन इसमें जो मैग्नीशियम है इसमें देखिए नाम ही से है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में क्या होगा, तो मैग से आपका मैग्नीशियम और लेनियम से आपका एल्युमिनियम, मैग से मैग्नीशियम और लिनियम से एल्युमिनियम, याद रखिएगा। इस तरह से आते हैं अयस्क और धातु कर्म के बारे में। कौन सा फास्फोरस का अयस्क नहीं है, फास्फोरस से क्या आपको नहीं मिलता है, तो ये ग्रेनाइट आपका फास्फोरस का नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर फास्फोराइट हो गया, फ्यूरापा टाइट हो गया आपका, क्यूरापाई टाइट हो गया, ये सब क्या है दोस्तों आपका फास्फोरस का अयस्क है, लेकिन जो ग्रेनाइट है आपके फास्फोरस का अयस्क नहीं है। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है, तो दोस्तों ये आपका चांदी का है, मतलब कि चांदी इससे निकलता है, इसका हम निष्कर्षण कर सकते हैं, याद रखना है। कैलेमाइन किस खनिज का खनिज है जिसमें होता है, तो कैलेमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, क्या होता है, जिंक, मतलब कैलेमाइन आपका जिंक का अयस्क है, क्या है, जिंक का अयस्क है, ये ध्यान दीजिएगा आप, क्या है, जिंक का। इसका फॉर्मूला होता है कैलेमाइन का जेडेन जिंक कार्बोनेट, इसको भी याद रखना है। डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट किसका है, तो मैग्नीशियम का अयस्क है, किसका है, मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। हेमाटाइट तो पता ही होगा, लोहा का, लोहा का चार क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, ये चार देख लीजिए। आगे हम लोग क्या है, अगला प्रश्न क्या है, हाँ बहुलक। बहुलक मतलब कि जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, जैसे पॉलीथीन, याद रखिएगा। कैप्रोलैक्टम का उपयोग निम्न किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो कैप्रोलैक्टम का निर्माण हम लोग नायलॉन 6 के करते हैं, नायलॉन 6 में दोस्तों हम लोग, तो नायलॉन का जो वस्तु होता है उसके निर्माण हम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। रसोई गैस में जो प्रयोग किए जाने वाले न चिपकने वाला जो बर्तनों पर चढ़ाया जाता है परत, तो क्या होता है, टेफ्लॉन का होता है, किसका होता है, टेफ्लॉन का बना होता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग का है, इसमें से कौन कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम मतलब कि जो प्राकृतिक से नहीं मिलता है, पेड़ पौधे से, जीव जंतु से नहीं मिलता है, बल्कि उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाता है, तो नायलॉन, नायलॉन क्या है, ये कृत्रिम रेशा है। उसके अलावा आपका नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, ये सब दोस्तों बनाया जाता है कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम आपको पता है कि रेशम के कीड़े के प्यूपा से दोस्तों क्या होता है, ये प्राप्त होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है उससे आप रेशम निकालते हैं, वो प्रक्रिया आप देख सकते हैं। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन है, तो संक्षेपण बहुलक का उदाहरण आपका टेरिलीन, जो टेरिलीन है दोस्तों क्या है, ये आपका एक कृत्रिम आपका रेशा है, जो इसका क्या है दोस्तों उदाहरण है। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो कौन है आपका पीवीसी, इसको हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है आपका एक योगात्मक बहुलक है, जो आपका प्लास्टिक का, मतलब ये कठोर प्लास्टिक होता है जिसका उपयोग हम लोग पाइप, पीवीसी का पाइप देखते नहीं होंगे, पाइप जो व्हाइट कलर का होता है, पाइप बनाने, पाइप के निर्माण मतलब कि पाइप जो पाइप होता है पानी वाला दोस्तों, उसमें आपका पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। केबल हो गया, पाइप हो गया, केबल हो गया, फर्श पर बिछाने के लिए जो चादर बनता है आपका प्लास्टिक का, वो क्या होता है, पीवीसी का ही बना होता है। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, बेकेलाइट। क्या होता है, बेकेलाइट गर्म करने पर दोस्तों आपका नहीं होता। कुकर में देखते हैं आप हैंडल जो लगा रहता है बर्तनों में, वो बेकेलाइट का ही होता है, याद रखिएगा।
कौन सी प्लास्टिक बहुलक नहीं है, कौन प्लास्टिक का बहुलक नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये क्या पूछा, कौन प्लास्टिक बहुलक, अच्छा प्लास्टिक बहुलक नहीं है, तो ये पॉलीथीन है, तो ये प्लास्टिक बहुलक आपका नहीं है, याद रखिए। बाकी टेफ्लॉन, बेकेलाइट और पॉलीस्टीरीन क्या है, प्लास्टिक का बहुलक है। ये टेफ्लॉन दोस्तों आपका नहीं है। एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए, प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। ये देखिए ऑप्शन दिया है गलत, लेकिन यहाँ पर बताया सही बताया है, ये ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक रबर क्या होता है, प्राकृतिक रबर दोस्तों आइसोप्रीन होता है, और कृत्रिम रबर बोलेगा तो उसका क्या होता है, बहुलक किसका बहुलक होगा, नियोप्रीन का। देखिए प्राकृतिक का आपका आइसोप्रीन, और कृत्रिम बोलेगा आर्टिफिशियल का दोस्तों क्या हो जाएगा, नियोप्रीन। दोनों याद रखिएगा, नियोप्रीन किसका है तो कृत्रिम का है, आइसोप्रीन किसका है तो आपका प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। साबुन डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो निम्न से कौन से कपड़े धोने का साबुन से में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, किसका हम लोग काम नहीं ले सकते हैं, तो कौन है भाई। तो ऑप्शन में दिया है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का हम लोग इस्तेमाल मतलब साबुन के रूप में नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे है साबुन का सह उत्पादक क्या है, तो ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, साबुन का सह उत्पादक। इसमें से उर्वरक नहीं, उर्वरक कौन नहीं है आपका, तो उर्वरक आपका डीडीटी दोस्तों उर्वरक नहीं है। बाकी अमोनिया, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डीडीटी का हम लोग उर्वरक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। डीडीटी का जो खरपतवार होता है ना, उसको साफ करने में लोग खत्म करने में इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग का है कि नकाशीदार कांच के लिए निम्न से किसका अम्ल का उपयोग करते हैं, तो इसमें दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो क्या होता है दोस्तों, कांच को भी अपने में घोलने की क्षमता रखता है। इसमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है, तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है आपका सिलिकॉन ऑक्साइड। याद रखिएगा, सिलिकॉन हर एक कांच में मिलता है, फ्लिंट कांच हो, क्रूस कांच हो, कोई भी कांच हो दोस्तों, आपको उसमें सिलिकॉन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कांच एक प्रकार है, तो कांच क्या अतिशीतित द्रव है, क्या होता है दोस्तों, अतिशीतित द्रव मतलब कि बहुत ही ठंडा या तो द्रव दोस्तों इसको माना जाता है, इसको कांच को याद रखिएगा। आगे हम लोग का है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है, तो कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण दोस्तों होता है, इसको भी याद रखना है आपको। अलग अलग रंग दिया है, किसके रंग के कारण क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा विस्फोटक पदार्थ पर, एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या होता है। तो पटाखों में निकलने वाली हरी ज्वाला जो होती है, देखिए पटाखों में दो तरह का ज्वाला निकलता है, एक होता है हरा, एक होता है लाल। तो जो हरा निकलता है दोस्तों निकलता है बेरियम के कारण, क्या निकलता है, बेरियम के कारण। और जो लाल निकलता है वो निकलता है एस्ट्रॉन्शियम के कारण, किसके कारण, एस्ट्रॉन्शियम, याद दिया है। लाल ज्वाला एस्ट्रॉन्शियम, हरी ज्वाला बेरियम के कारण निकलता है, इसको भी याद रखना, एग्जाम में आपसे बहुत पूछता है। वनस्पति तेल में साधारणता होती है, वनस्पति तेल में क्या होती है, तो छोटी और असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, याद रखना है। टमाटर में किस प्रकार की मतलब कौन सा अम्ल होता है, तो आप पढ़े होंगे ऑक्जेलिक अम्ल, क्या पढ़े होंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में फिटिक अम्ल, पालक में भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसको भी याद रखना है। आगे है कि साइट्रिक अम्ल में क्या होता है, तो साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से में होता है, किस में होता है, तो नींबू में होता है आपका साइट्रिक अम्ल, याद रखना है। उसके बाद है कि दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो दूध फटने पर दोस्तों लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड के माध्यम से दही जमाते हैं। आगे है, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछता है कि दूध को 15 सेकेंड तक 71 डिग्री की टेम्परेचर पर गर्म करने पर सीधा से क्या होता है, ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल के अणुओं की संख्या होती है दोस्तों क्या होती है, कम हो जाती है। ये सिरके में होता है, सिरके में क्या होता है तो बता दिए एसिटिक अम्ल होता है। बाकी यहाँ पर कुछ कुछ और अम्ल दिया है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। सिरका हो गया, संतरा हो गया आपका, इमली हो गया, टमाटर हो गया, दही हो गया, चींटी का डंक हो गया, अंगूर, इस सब में कौन कौन से अम्ल होते हैं ये भी ध्यान देना है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, बिल्कुल गलत है, इथेनॉल नहीं होता बल्कि ब्रोमीन होता है और आपका पारा होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल टिक्चर आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, इथेनॉल पानी में घुलनशील होता है। तो इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल बोल सकते हैं, एथिल अल्कोहल इथेनॉल को हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा क्या बोला, सही बोला कि गलत बोला, अच्छा सही नहीं है, क्या सही नहीं। इथेनॉल को हम लोग पानी में दोस्तों घोल नहीं सकते हैं, इथेनॉल मतलब एक तरह से समझे शराब, शराब को दोस्तों पानी में घुल मतलब कि पूरी तरह से घुलता तो नहीं है, घोल तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से घुलता नहीं। बाकी आपको ये शराब होता है कमरे के ताप पे द्रवावस्था में ही रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है हमारा, एक मिनट, कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान आती है, क्योंकि देखते हैं दौड़ते हैं दौड़ते दौड़ते डूब जाते होंगे, तो आपका मांसपेशियों में बोलते हैं कि क्या हो गया, दर्द हो गया, थकान महसूस हो रहा है, दर्द कर रहा है, तो दोस्तों लैक्टिक एसिड क्या होता है, जमा हो जाता है, उसके कारण दोस्तों क्या होता है, आपको थकान महसूस होता है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रवाह दोस्तों बंद हो जाता है। आगे एक निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC का नाम की पहचान कीजिए, किसका, एल्केन का बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन को याद रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा है
कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल को उनकी अम्लता के क्षमता के घटते क्रम मतलब सबसे छोटा कौन अम्ल सबसे कम अम्लीय है, उसके बाद ज़्यादा इस तरह से सजाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देख लीजिएगा 3 4 2 1, मतलब कि क्या किया है, तो पहले सबसे कम अम्लीय कौन है आपका, तो फ्लोरोएसिटिक अम्ल कम है, उसके बाद आपका 4 है क्लोरोएसिटिक अम्ल, उसके बाद 2 हो गया आपका एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल क्या सबसे ज़्यादा अम्लीय दोस्तों इसमें है। आगे हम लोग आते हैं, 1 मिनट अपलोड हो रहा है। कार्बोलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो कार्बोलिक अम्ल का सूत्र होता है C6H5OH होता है कार्बोलिक अम्ल का सूत्र, याद रखिएगा। इसको आमतौर पर हम लोग फिनोल के नाम से भी जानते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो यूरिया को दोस्तों हम लोग कार्बामाइड बोलते हैं। यूरिया का सूत्र बता दिए थे NH2CO NH2। कौन कौन से इसमें परमाणु होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, याद रखिएगा। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के आपका यूरिया बना होता है। कभी कभी ये भी आपसे पूछ जाता है 46% क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन होता है। वोलर ने सबसे पहले यूरिया क्या किया था दोस्तों, बनाया था यहाँ का प्रयोगशाला में। आगे दिया है कि CH3CONH2 उदाहरण है किसका, तो ये दोस्तों एमाइड का उदाहरण किसका है, तो एमाइड का ये उदाहरण है, ये भी ध्यान देना है। आगे हम लोग आते हैं, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें C ये डबल बॉन्ड दिया है, क्या है, 2 को दिया मतलब डबल बॉन्ड दिया, बंद बनाना होता है तो कहलाता है क्या है दोस्तों, तो डबल बॉन्ड किसमें बनता है, तो आप देखते होंगे दोस्तों, बता दिए थे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एन इन एल्काइन, तो एन में बनता है मतलब एल्कीन में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बोलता है एल्कीन में बनता है, तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा आपका एल्काइन में, याद रखिएगा इसको, कुछ जो आपको हम बताए थे जीएस के निचोड़ में। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो प्राकृतिक मिलता है तो वो कच्चा तेल है, क्या आपका कच्चा तेल है, इसको भी याद रखना है। आगे है कि सूरज से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, तो आसवन विधि से क्या करते हैं, अल्कोहल को दोस्तों शुद्ध करने का काम करते हैं। पेट्रोलियम भी आपका आसवन विधि से शुद्ध होता है। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका होता है, तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल। कुछ भी दूध में परिवर्तन हो रहा है ना भाई, तो वो क्या होगा, लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है, इसको भी याद रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं, चींटी या मधुमक्खी जब काटता है तो वो अपने डंक में उसमें क्या करता है, आपके शरीर में कुछ अम्ल छोड़ता है, तो कौन सा अम्ल होता है दोस्त, आपका फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है। क्या छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है, तब वहाँ पर मतलब छार लगाइएगा, थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या, एल्काइंस पूछ रहा है, किसका पूछा, एल्काइन। तो एल्काइन का तो बता दिया था CnH2n-2, ये एल्कीन हो गया और ये एल्केन हो गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एन इन आइन बताए थे आपको, इसको एन इन याद रखिएगा। आपका है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, तो एक दूसरे का दोस्तों समावयव है, याद रखना है इसको। आगे हम लोग आते हैं कि किसको वुड स्पिरिट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो मेथिल एल्कोहल दोस्तों उसको हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बिलब में मिलाया जाता है तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, और आयरन को मतलब कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए यहाँ पर HCl को क्या किया, किससे बनाए संबंध, तो लोहा से बनाए। तो यहाँ पर क्या होगा, लोहा जब बनाइएगा तो यहाँ से जब भी कोई अम्ल लोहा के साथ क्या करता है, बनाता है संबंध दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा तो क्या बनाएगा आपका, ये बना देगा आयरन क्लोराइड बना देगा, आयरन क्लोराइड बना देगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस आपका मुक्त हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस क्या होगा आपका मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि अभिक्रिया दिया है कि अभिक्रिया को संतुलित करना, क्या करना है, संतुलित क्या है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर अल्फा कण निकालिएगा तो बता दिए थे, एक अल्फा कण निकलता है तो उसका जो भार होता है दोस्तों बढ़ता है। बीटा कण निकलने से क्या होता है, परमाणु संख्या बढ़ता है। बीटा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या क्या होगा आपका, बढ़ेगा। अल्फा निकलने से क्या होता है आपका, जो द्रव्यमान संख्या तो वो बढ़ता है। तो देखिए आपका क्या होगा यहाँ पर, तो अल्फा कण हो गया आपका निकलेगा, तो देखिए द्रव्यमान बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, और आपका यहाँ पर ये भी जो परमाणु संख्या है वो भी क्या होता है, बढ़ रहा है। तो दोनों क्या होता है, बढ़ता है। रेडियो सक्रियता को अगर अच्छे से पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अल्फा बीटा गामा के बारे में बता दिए थे, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव और कौन उदासीन होता है, ये तीनों नाभिक से निकलता है, याद रखिएगा। आगे होता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 नहीं देता है, कौन नहीं देता है, तो ये कॉपर दोस्तों अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये H2 गैस मुक्त नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा,
ये याद रखना है। बाकी जितने भी अम्ल होते हैं, धातु होते हैं, वो दोस्तों आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आपको H2 गैस मुक्त करता है। जो आपका क्या है यूनिक है उसको याद रखना है आपको। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया के बारे में बता दिया, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के बारे में बताए थे। इसमें से दूध से आइसक्रीम बनना दोस्तों क्या है आपका रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। बाकी दूध से दही बनना, दूध से घी बनना, घी निकलना, दूध से मक्खन निकलना, ये सब का रासायनिक आपका अभिक्रिया है। लेकिन ये दूध से आपका आइसक्रीम बनना नहीं है, क्योंकि आप पुनः उसको बना सकते हैं दूध। फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है, तो क्या पैदा होगा दोस्तों आपका ये फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या होगा पैदा होगा। कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये जो एंथैल्पी में परिवर्तन दोस्तों क्या होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बाकी आपका तापमान हो गया, सांद्रता हो गया, उत्प्रेरक हो गया, जो अभिक्रिया को घटाने बढ़ाने का काम करता है। वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण दोस्तों बोलते हैं। हैबर विधि बता दिए किसका इस्तेमाल होता है आपका, तो अमोनिया बनाने में दोस्तों हैबर विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि इसमें क्या करना पूरा करना है। जैसे आपका क्या हो गया CH4 आपका O2, तो यहाँ पर एक तरह समझिएगा संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा आपका होगा, तो यहाँ C कितना है 1 है, तो इसमें C 1 कहाँ है, मतलब कार्बन 1 है। तो आप ये क्या हो जाएगा, ये इसको आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। क्योंकि जब ये क्या करता है संबंध बनाएगा इसके साथ, मीथेन क्या बनेगा ऑक्सीजन के साथ हम बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जल के साथ अभिक्रिया करने पर, और उसके बाद क्या बनाएगा आपका सॉरी ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है आपका मीथेन गैस, तो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसके बाद जल बनाता है दोस्तों, याद रखिए। क्योंकि मीथेन गैस को जलाते हैं हम लोग तो क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, जिससे गोबर गैस हो गया आपका, ये सब जो होता है CNG हो गया दोस्तों, ये सब में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा आप। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है, पूरा कीजिए। इसमें ये आपको संतुलित करना है। क्या करना है, ये संतुलित करना है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए 3 ही है, जहाँ ऑप्शन डी, इसको लिख करके आप देख लीजिएगा कि संतुलित हो रहा है कि नहीं, मतलब कि बैलेंस करना दोनों तरफ। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है, दोस्तों ये योगात्मक का है। किसका है, योगात्मक प्रक्रिया का उदाहरण एथिलीन से। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकालता है, तो बता दिए हाइड्रोजन गैस निकालता है, सिर्फ कॉपर को छोड़ करके। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आगे दिया है कि एक संयोजक बंधन बनाता है, नहीं संयोजक बंधन तो नहीं बनाया क्योंकि इसमें दोनों अधातु होते हैं, मैग्नीशियम आपका धातु है। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बिल्कुल ये त्याग करता है, याद रखिए। क्योंकि धातु क्या करता है, परमाणु का त्याग करता है, और मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दोस्तों त्याग करने का काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है। यौगिक जल में क्या होता है दोस्तों, जल में क्या होता है, जल में विलय है। तो संभावित तत्व कौन है आपका, कैल्शियम के बारे में बता दें, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है दोस्तों। जब तनु HCl को लौह चूर्ण में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस। बता दिए कि जब भी अम्ल के साथ कोई भी धातु अभिक्रिया करेगा तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, याद रखिएगा। और उस कॉपर आपका नहीं करता, ये भी याद रखना है। एक रंगहीन सॉल्ट नाइट्रोट को गर्म करने में एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल रंग की गैस Y निकलती है। तो गैस क्या है, तो गैस दोस्तों कौन है आपका, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब कुछ विविध का कुछ प्रश्न है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं रहता है तो ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। बाकी वंडर वॉल बल किस में होता है, तो ये ग्रेफाइट में होता है, जो सबसे कमजोर बल है, इसको भी याद रखिए, इससे प्रश्न बन चुका है। यौगिक जिसका ध्रुवीय आघूर्ण नहीं है वह कौन है, तो इसमें आपका ध्रुवीय आघूर्ण जो द्वि आघूर्ण का होता है दोस्तों, उसमें आपको बताना है। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4 होता है, याद रखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें आपका द्वि आघूर्ण दोस्तों देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। वेलेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड किस प्रकार का है, वेलेडियम से किसका बनता है, तो अंतर काशी का निर्माण दोस्तों आपका होता है इसका हाइड्राइड, याद रखना है। आगे हम लोग आते हैं, अच्छा ये तो हम लोग देख चुके हैं। एक मिनट एल्काइन भी हो गया, ये भी हो गया।
आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे विविध हम लोग कर रहे थे ना, हाँ विविध कर रहे थे। तो विविध में हम लोग आ गए थे। इधर हम लोग बात कर रहे थे किस पर, हाँ इस पर हम लोग बात कर रहे थे। हाँ ये हम लोग बात कर रहे थे अंतरकाशी पर होता है। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त जल कौन होता है, तो कपड़ा धोने के लिए क्या होता है, सबसे उपयुक्त जल बोलता है ऐसे तो मृदा का होता है, मृदु जल होता है। तो सबसे जो शुद्ध पानी होता है वो वर्षा का पानी होता है, जिससे कपड़ा आसानी से दोस्तों साफ हो जाता है, याद रखिएगा। C16 के अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति बनते हैं, जब C16 का षटकोणीय पंचकोणीय बनाएगा तो 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय आकृति आपको बनने के लिए दोस्तों मिलेगा। ये कार्बन के अप्रूप है। और ये दोस्तों क्या होता है, ये एक तरह का फुटबॉल की तरह होता है, मतलब कि याद रखिएगा। और ये कार्बन जो 16 होता है इसका हम लोग इस्तेमाल आपका कैंसर के उपयोग में भी किया जाता है, याद रखिएगा। आगे है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है, ये भी याद रखना है आपको। कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है, कौन इसमें से पायरिमिडीन क्षार नहीं है, मतलब वो क्षार के अंतर्गत नहीं है। जो आप पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका डी जो है ग्वानिन डीएनए के हैं, डीएनए में दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के आपके क्षार मिलते हैं जो आपका क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो जो ग्वानिन डीएनए है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, आपका ये क्षार के अंतर्गत नहीं आता, ये याद रखना है। वर्जिलियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। कृत्रिम पेट्रोलियम किससे प्राप्त करते हैं, तो कोयला और हाइड्रोजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों हम लोग को कृत्रिम पेट्रोलियम क्या होता है, प्राप्त होता है। 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार नाशक होता है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं खरपतवार को नाश करने के लिए दोस्तों इसका 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन जहर है, इसमें से जहर कौन है, तो ये आप जो KCN देख रहे हैं इसमें क्या है, ये जिसको पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, क्या आपका एक तरफ जहर है। बाकी ये जो देख रहे हैं आपके नमक हो गया, ये याद रखना है आपको। आगे हम लोग का है कि बामर श्रेणी और लाइमेन की प्रथम रेखा के तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है। इसको दिमाग में डाल के रख लीजिएगा कि इसका जो होता है 27:5 होता है। ये एग्जाम में कभी कभी आपको देखने के लिए मिल जाता है 27:5, क्योंकि SSC के एग्जाम में भी हमेशा देखने के लिए कभी कभी मिलता है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो कुछ नहीं तो कुछ बोलते हैं, तो उसका क्या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का दोस्तों क्या इसके विरुद्ध है, याद रखना है आपको। आगे हमारा है कि जियोलाइट का सूत्र बता दिए थे, बस खाली सोडियम याद रखना है, बाकी आपका आंसर आप उसमें पकड़ लीजिएगा। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर फजत दर्पण बनता है, किसके ग्लूकोज के साथ, तो टॉलिन जो अभिक्रिया अभिकर्मक है दोस्तों, उसका हम ग्लूकोज के साथ क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं, तो हमें रजत दर्पण का निर्माण कर सकते हैं, इसको याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 344 क्वेश्चन था आपका इसमें। तो आपका केमिस्ट्री में हमारा पार्ट 2 खत्म होता है, केमिस्ट्री का PYQ खत्म होता है दोस्तों। अब जो हमारा बचा हुआ है बायोलॉजी का पार्ट उसको करेंगे, और जो हिस्ट्री बचा है हिस्ट्री को भी तो तेज़ी से करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं उसमें थोड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए हम हिस्ट्री को लास्ट में रखे थे कि लास्ट में तेज़ी से हम उसको कवर करा देंगे ताकि बच्चों का आसानी समझ में आ जाए। तो जो बच्चे हमसे बता दिए कि नए जुड़े हैं तो वो अपने तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए दोस्तों हम बता दिए कि हमारे टेलीग्राम पर 2 तरीके से पढ़ाया गया है, PYQ कराया गया है और आपका GS का निचोड़, मतलब कि उसमें टॉपिक के बारे में सब चीज़ के बारे में बताया गया है हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों। तो वहाँ पर जाकर क्लास कीजिए, उसके बाद अपना PYQ कीजिए और उसके बाद मॉक लगाइएगा दोस्तों, तो आप आसानी से 70+ क्या कर सकते हैं, स्कोर आसानी से कर सकते हैं। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।